नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज की विशेष श्रृंखला द हेल्थ शो। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म और जैसा कि हम बात करते हैं इस हेल्थ शो में शरीर से जुड़ी विभिन्न बीमारियों के विषय में, तो आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर वेद प्रकाश तेल्हारे को, जो जनरल फिजिशियन है और बालाघाट में अपनी चिकित्सीय सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि हर उम्र में हार्मोनल डिसबैलेंस हमें देखने को मिलते हैं, मतलब असंतुलित हार्मोन्स। और बात करें थायराइड की तो बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में ये आमतौर पर हमें देखने को मिल ही जाता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि थायराइड होता क्या है। थायराइड हमारे गले में एक ग्लैंड होती है जो हार्मोन सिक्रीट करती है जी। तो थायराइड हार्मोन की अधिकता और कमी दोनों के कारण समस्याएं उत्पन्न होती है। किसी भी चीज़ का हमारे शरीर को बराबर मैनेज करने के लिए बैलेंसिंग जरूरी है। तो जब भी ये डिसबैलेंस होता है, या तो थायराइड हार्मोन की अधिकता हो जाएगी या कमी हो जाएगी, तो ये अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं। और यह बच्चों से लेकर के महिला, वयस्क लोग सभी में होता है, क्योंकि हार्मोनल जो ग्लैंड है वो तो हमारे पैदा होते के साथ हमारे शरीर में है, और हर उम्र के साथ वो अपने जितना अमाउंट सिक्रीट करना चाहिए हार्मोन सिक्रीट करती है। थायराइड हार्मोन के कारण हमारे जो ग्रोथ है, ग्रोथ को अफेक्ट करता है। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करता है, और हमारे कहीं ना कहीं जो बुद्धिमत्ता है उसको भी अफेक्ट करता है। तो इसकी स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह अनावश्यक रूप से मोटा हो रहा है, या उसे बहुत कम भूख लग रही है, वजन बढ़ता जा रहा है, ठंड अधिक लग रही है, तो थायराइड स्क्रीनिंग करानी चाहिए। थायराइड ऐसे आम बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो दो तरीके का ही होता है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड की कम सक्रियता, हाइपरथायराइडिज्म अधिक सक्रियता। तो हमारी जब थायराइड ग्लैंड की अधिक सक्रियता होगी तो उस व्यक्ति में उसे गर्मी अधिक लगेगी, उसे पसीना अधिक आएगा, उसे दुबलापन अधिक लगेगा, है ना, और भूख ज़्यादा लगेगी, घबराहट ज़्यादा होगी। और जिस व्यक्ति में हाइपोथायराइडिज्म होगा उस व्यक्ति को भूख कम लगेगी लेकिन वजन बढ़ेगा। ये मतलब सबसे स्पेसिफिक अगर देखा जाए हाइपोथायराइड के लिए, तो भूख कम लग रही है लेकिन वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है या फूल रहा है इंसान, और साथ में वो सुस्त रहेगा, लेजी पड़ा रहेगा, कोई काम करने में उसका मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा जो बोलना चाहिए इरिटेबल भी हो सकता है। मेंटल कंफ्यूजन थोड़े से लेट स्टेज में आ सकती है। महिलाओं में पीरियड्स के इरेगुलरिटी कराता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी का जो मुख्य कारण है वह हाइपोथायराइडिज्म है। तो आप देखेंगे तो गर्भवती महिलाओं में थायराइड की स्क्रीनिंग करना जरूरी है। गर्भवती महिला जिसे थायराइड है उसका जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी थायराइड की स्क्रीनिंग करना जरूरी है। और जिन भी व्यक्तियों को इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं तो उनकी थायराइड की स्क्रीनिंग करना जरूरी है। हाइपोथायराइड है तो हार्मोनल करेक्शन करेंगे जी। थायराइड की टेबलेट्स आती हैं। थायराइड एकमात्र हार्मोन है जिसकी टेबलेट काफ़ी समय उपलब्ध है, नहीं तो बाकी इंजेक्शंस आते हैं, दूसरे हार्मोनल जो डिसऑर्डर है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत कम खर्चे में हमारा ट्रीटमेंट हो जा रहा है। तो इसके लिए हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि किस बीमारी में किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, तो वह जाने, और साथ ही साथ ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना। क्योंकि आप हार्मोनल पिल दे रहे हैं, सब खाली पेट दे रहे हैं हम लोग, और उसकी मॉनिटरिंग करना है 3 से 4 महीने के बीच में। तो उससे पता चलेगा कि हमारे कितना हार्मोनल एडजस्टमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से डोज उम्र के हिसाब से कम या ज़्यादा होते रहता है। और आप देखेंगे आपने ट्रीटमेंट चालू किया, और यदि किसी मरीज को हाइपोथायराइडिज्म है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने मिलता है। यदि आपने ट्रीटमेंट चालू किया, 15-20 दिन हुए उसको पिल लेते हुए, दवा लेते हुए, तो 10-15 दिन में ही काफ़ी रिस्पांस मिलना चालू हो जाता है।
और इसमें यह नहीं, लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि थोड़ा रिलीफ मिलता है तो दवा बंद कर देते हैं, तो वैसा नहीं करें। अपने डॉक्टर को दिखाते रहें बराबर 3 से 4 महीने में एक बार, और जो T3, T4, TSH होते हैं मार्कर इसके, तो ये कराएं, उसके हिसाब से डोज एडजस्टमेंट कराते रहें। ये भी देखने को मिलता है डॉक्टर साहब कि शरीर में थायराइड की जांच की पता भी चल गया, लेकिन जो नियमित जांच होनी चाहिए, यदि एक बार इन्हें लगता है कि हमने दिखा दिया, ये डोज हमें मिल गया, सालों साल तक उसी डोज को व्यक्ति लेते रहता है, तो ये कितना नुकसानदायक हो सकता है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं लोगों को हमेशा यही बात करता हूँ कि जो भी क्रोनिक डिसऑर्डर है जी, चाहे आप ब्लड प्रेशर ले लें, चाहे शुगर ले लें, चाहे थायराइड की बीमारी ले लें, इसमें क्या होता है, मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम डेली तो उतना खाना नहीं खाते, कभी कम ज़्यादा होता है, वैसे ही समय के हिसाब से शरीर की ग्रोथ और हार्मोनल रिक्वायरमेंट चेंज होते रहती है, तो इसकी मॉनिटरिंग करना जरूरी है। तो मैंने जैसा पहले भी बताया कि 3 से 4 महीने में आप एक बार T3, T4, TSH कराएं और नियमित रूप से अपने डॉक्टर के पास जाते रहें, ताकि आपके जो हार्मोनल के टेबलेट्स हैं थायरोक्सिन हार्मोन की, तो वो डोज एडजस्टमेंट होता रहे उसका। क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, फिर कॉम्प्लिकेशन लंबे समय की बीमारी में डेवलप होते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन को डील करना और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस चीज़ से सीखना है कि कॉम्प्लिकेशन की नौबत ही ना है, कॉम्प्लिकेशन तक के जाने पाए, पहले ही हम उस चीज़ का निवारण अच्छे से कर लें। जी, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं अगर बात करें? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हाइपोथायराइड वाले पेशेंट में छाती में या हार्ट के आजू बाजू की जो झिल्ली होती है उसमें पानी भरना चालू हो जाता है, ठीक है, जिसे कार्डियक टेम्पोनेट बोलते हैं या पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं या प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। तो ये बहुत ही बेकार कॉम्प्लिकेशन है। इसमें अनावश्यक रूप से पैसे अधिक खर्च होते हैं और लोगों को आईसीयू में भी भर्ती होना पड़ता है। फिर यदि बचपन से किसी बच्चे को थायराइड का हाइपोथायराइड हो गया और उसको हमने ट्रीटमेंट नहीं कराया, पिल नहीं दी बराबर, तो एक जो बच्चा ग्रोथ करता है तो वो बच्चे के मानसिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है थायराइड हार्मोन, हमारे फिजिकल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ऐसे बच्चे कई बार लंबे समय के ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण थोड़ा सा दिव्यांग जैसे भी हो जाते हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में बोलनी चाहिए कि अपना आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है सामान्य के मुकाबले। और हाइपरथायराइड में ऐसा होता है कि जो इसकी कॉम्प्लिकेशन, अब थायराइड हार्मोन अधिक है, अब थायराइड हार्मोन अधिक है तो क्या वो करेगा, वो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देगा। मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएगा तो क्या है, इंसान कई बार ओवर ईटिंग करेगा, उसको गर्मी अधिक लगती रहेगी, उसकी धड़कन तेज चलेगी। तो कई बार धड़कन तेज चलने के कारण हार्ट की जो अनियमितताएं हैं, जिसे एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, एट्रियल फ्लटर बोलते हैं, और भी अन्य जो उसके रेट रिदम से रेगुलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, उस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अगर हमें पता चल रहा है तो बराबर समय पे उसका उपचार कराना चाहिए। जी, तो ये कहा जा सकता है कि थायराइड की अनियमितता धीरे धीरे अन्य डिसऑर्डर की तरफ ले जाती है, जो घातक भी हो सकता है। बिल्कुल जी। तो जिक्र हुआ कि हार्मोन्स डिसबैलेंस में शुगर का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो शरीर में क्योंकि बहुत आयत में ये देखने को मिलता है कि हर चौथा पांचवा आदमी आज के समय में शुगर से परेशान है। डायबिटीज क्या होती है, क्या कारण होते हैं इसके पीछे? डायबिटीज एक बीमारियों का समूह है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है हमारी बॉडी में, जो कि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होने के कारण, या इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है और वह काम नहीं कर रहा है बराबर, उसके कारण होता है। तो जब इंसुलिन हमारे शरीर में, हम जो भी खाना खाते हैं वो जो हमारे डाइजेस्ट होकर के ब्लड में आता है तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में आता है। तो ब्लड में ग्लूकोज को नियमित करता है और हमारे शरीर के जिस एरिया में रिक्वायरमेंट है उस जगह पर भेजता है। किंतु किसी भी कारणवश जब हमारे शरीर में या तो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट ना हो,
और या बन नहीं रहा हो या सिक्रीट हो रहा है बराबर काम नहीं कर रहा है, तो डायबिटीज की स्थिति उत्पन्न होती है। तो डायबिटीज एक्चुअली हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को अफेक्ट करती है, क्योंकि ब्लड जो हमारे शरीर में घूमता है तो शुगर को साथ लेते हुए शरीर के हर अंग में घूम रहा है। तो जहाँ जहाँ ब्लड शुगर को लेकर के घूम रहा है तो हर शरीर के अंग को अफेक्ट कर रहा है। तो अब होता क्या, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और गेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वह छोटे बच्चों से लेके 20-25 साल के लोगों में होता है, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है। इसमें इंसुलिन हार्मोन बनता ही नहीं है हमारे शरीर में जी। और टाइप 1 डायबिटीज का केवल और केवल ट्रीटमेंट है एक्सरसाइज और साथ में इंसुलिन के इंजेक्शन। हमारे अभी इतने सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, बहुत भ्रांतियां फैली हुई है। मैं उनको बता बता के थक जाता हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज है, केवल इसका ट्रीटमेंट इंसुलिन है, इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर फिर वो घूमते रहते हैं और जगह क्या है दवा, कोई दवा नहीं, केवल इंसुलिन टेबलेट इंजेक्ट करना, हाँ, इंजेक्ट करना ही पड़ेगा टाइप 1 डायबिटीज में। टाइप 2 डायबिटीज में ये होता है 35 साल से ऊपर वाले लोगों को, जिसमें शरीर में इंसुलिन बन रहा है किंतु काम नहीं कर रहा है। तो उसको काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स कैसे लगाएंगे, एक्सरसाइज से। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा एक्सरसाइज से, तो जब दवाएं जो दे रहे हैं वो अच्छे से काम कर पाएंगी, तो टेबलेट के फॉर्म में। और यदि टाइप 2 डायबिटीज में टेबलेट भी काम नहीं करती तो फिर लास्ट ऑप्शन होता है इंसुलिन का। इंसुलिन इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर डायबिटीज, टाइप 1 में भी और टाइप 2 में भी। किंतु टाइप 2 में दवाएं हैं जो शरीर में इंसुलिन बन रहा है उनको पुश करने के लिए कि हाँ आप काम करो अच्छे से जी। तीसरा होता है गर्भावस्था में होने वाला डायबिटीज, केवल और केवल गर्भावस्था है तो केवल महिलाओं को ही होगा। तो इसमें एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो केवल और केवल हमको इंसुलिन देना पड़ता है, क्योंकि दवाएं जो हैं गर्भस्थ शिशु को डैमेज कर सकती हैं। तो इसके लिए हम केवल इंसुलिन ही देते हैं। और ऐसी महिला जिसे गर्भावस्था के दौरान शुगर हुआ है, अगर वो अच्छे से खान पान में परहेज करती हैं, प्रॉपर समय में गर्भावस्था तक के अच्छे से इंसुलिन लगाती हैं, प्रेगनेंसी के तुरंत बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से करती हैं, तो वो टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट नहीं होता। अन्यथा 25 से 30% महिलाओं में वो टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो गर्भावस्था के दौरान हुआ वो लॉन्ग लाइफ तक चल सकता है अगर आपने उसमें प्रॉपर काउंसलिंग नहीं करी पेशेंट की, और महिला ने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, उसने एक्सरसाइज करी नहीं, तो वो थोड़ा सा टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट होने का खतरा बना रहता है। अब इसके लक्षण पे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि डायबिटीज को हम कैसे पहचानें, लक्षण क्या होते हैं, बहुत अधिक पेशाब का होना, बहुत अधिक भूख लगना, भूख लगने पर एकदम से पसीना आ जाना, अचानक से वजन कम होना, शरीर में कोई भी घाव हो रहा है तो उसका बहुत लेट भरना, साथ ही साथ आंखों में धुंधलापन आना, कभी भी अचानक से पसीने आ जाना, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहना, और ये डायबिटीज के मुख्य लक्षण हैं। जी, तो डॉक्टर साहब लक्षणों की बात हो गई, उपचार की बात हो गई, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिनचर्या में क्या शामिल करे, क्या ऐसा उपाय करे कि शुगर या थायराइड जैसी समस्या ना हो उस तक? देखिए, शुगर वाले व्यक्तियों के लिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलेगा शुगर? यदि सवेरे खाली पेट की शुगर, 8 घंटे की फास्टिंग के बाद रात में सोया इंसान सवेरे उठकर खाली पेट की शुगर उसकी 126 से ऊपर है, या खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 200 के ऊपर है, या उसका 3 महीने का HbA1c 6.3 के ऊपर है, तो वह डायबिटीज है उसको। किंतु हर डायबिटीज वाले मरीज को दवा खाने की जरूरत नहीं होती। जब HbA1c 7 के ऊपर जाता है और उसे कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं या कुछ सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो दवा चालू करना पड़ता है। इसके अलावा पहले जब बॉर्डर लाइन डायबिटिक की बात करते हैं, यदि HbA1c 5.7 से 6.3 है, उसकी शुगर 111 से लेके 126 के बीच में खाली पेट की, भरे पेट की शुगर 140 से लेके 190 के बीच में है, 99 के बीच में, तो ऐसा व्यक्ति बॉर्डर लाइन डायबिटिक हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को
उसी समय से एक्सरसाइज और खान पान में परहेज चालू कर देना चाहिए, ताकि हमको फ्यूचर में दवा खाने की जरूरत ना पड़े। इसके साथ जो मैं बता रहा था 4 चीजें क्या है, पहला मीठा नहीं खाना, दूसरा एक्सरसाइज करना, तीसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अधिक खाना, मतलब रोटी सलाद अधिक खाना, चावल कम। चावल खाना भी है तो पानी निकाल करके जिसे बोलते हैं मांड निकालना, आम बोलचाल की भाषा में पसाया हुआ चावल, वो भी केवल थोड़ा सा। चौथा दवा गोली खाना है। दवा गोली कैसी खाना है, वो आपके जो पैरामीटर होते हैं HbA1c, क्रिएटिनिन लेवल, यूरिन से कितना शुगर जा रहा है, इन लेवलों के हिसाब से दवाएं सेट की जाती हैं। और इसमें भी ऐसा ही है कि अपने किसी भी तरीके की सिम्टम्स होते हैं या किसी भी अन्य तरीके की समस्या होती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, मॉनिटरिंग में रहे डॉक्टर की, ताकि समय समय पे आपकी शुगर का लेवल जांचा जा सके। शुगर की दवाओं के कारण कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, बीमारी के कारण कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो 3 महीने में एक एवरेज जांच होती है, HbA1c और क्रिएटिनिन के किडनी के कुछ लेवल होते हैं, यूरिन का कुछ प्रोफाइल होता है, वो देखना रहता है। उसमें हम जज करते हैं कि हमको दवा कैसे चेंज करना है और क्या बताया जाए पेशेंट को कि आपको क्या एक्सरसाइज। बिल्कुल। तो एक्सरसाइज का अहम रोल है, चाहे वो थायराइड रहे, कार्डियक डिसऑर्डर रहे या डायबिटीज रहे। डायबिटीज में एक्सरसाइज करने से एक तो कैलोरी बर्न होगी, दूसरी बात जो छोटे छोटे हमारे शरीर में न्यूरो हार्मोन्स होते हैं और जो बोला चाहिए जो मूड इलिवेटर हार्मोन्स रहते हैं वो सीक्रेट होते हैं एक्सरसाइज करने से। तो एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर का सर्कुलेशन बराबर मेंटेन रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, तो एक तो कैलोरी बर्न हो रही है, दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो हमारी दवाएं जो शुगर की खा रहे हैं वो बहुत अच्छे से काम करती हैं जी, है ना। साथ में मूड एलिवेट हो रहा है तो आदमी को दिन भर थोड़ा सा फ्रेशनेस रहेगी। तो अपने जीवन में 30 मिनट की एक्सरसाइज अपने शरीर के लिए देना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल डायबिटीज वाला ही मरीज दे, आप प्रत्येक व्यक्ति भी दे तो उसके लिए बहुत अच्छा है। शुगर वाले व्यक्ति के साथ ये है कि अगर वो अच्छे तरीके से अपनी शुगर को मैनेज करता है तो उसको कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। शुगर के कॉम्प्लिकेशन जैसे हमारे आंखों के पर्दे की खराबी होना, किडनी के छन्ने का प्रॉब्लम होना, स्ट्रोक होना, न्यूरोपैथी डेवलप हो गई तो पैरों में जलन होना, ये बहुत बेकार कॉम्प्लिकेशन है जिसमें पैसा भी बहुत खर्च होता है बाद में और आराम भी कम मिलता है। मतलब ऐसे कई पेशेंट मैं देखता हूँ जिसको आइसोलेटेड, ऐसा नहीं होता कि सभी को सभी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं, किसी किसी को कुछ स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन डेवलप, जैसे किसी को पैरों में जलन होना चालू हुई तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं इसको। अब वो जलन के लिए घूम रहा है कि मेरे को इससे पानी में चले जाता हूँ तो जलन हो जाती है, रात में चद्दर खींच लेता हूँ तो जलन चालू हो जाती है, फिर मैं रात में बैठे रहता हूँ, नींद नहीं आता। तो वो बहुत बेकार कॉम्प्लिकेशन है कि आप रात भर जाग रहे हो जलन के। मतलब तो उसमें एक समय के बाद फिर क्या है, दवाई भी काम नहीं करती जी। तो एज अर्ली एज पॉसिबल अगर आपको लग रहा है कि आपके पैर में झुंझुनाहट हो रही है या आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि मोंदरे चल रहे हैं या खिंचाव जैसा लग रहा है या चींटी चले जैसा लग रहा है, तो हमको तुरंत कंसल्ट करना है जी। तो डॉक्टर साहब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमसे साझा की। अब कार्यक्रम का वक्त जो है वो समाप्ति की ओर है, तो हमारे तमाम दर्शकों से सेहतमंद रहने के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? यदि आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, थायराइड की बीमारी है तो अपनी दैनिक दिनचर्या में दवाएं नियमित रूप से खाइए, नियमित रूप से अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए और किसी भी तरीके की समस्या होने पर अपने डॉक्टर के कहे अनुसार चलिए। साथ ही साथ दैनिक दिनचर्या में 30 मिनट की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को बिल्कुल इंक्लूड करें, इससे आपको बेनिफिट ही होगा जी। धन्यवाद। हमारे साथ है डॉक्टर वेद प्रकाश लिल्हारे, जनरल फिजिशियन, जिन्होंने थायराइड और शुगर पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा की। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए। अगले अंक में किसी और बीमारी पर हम करेंगे विशेषज्ञ के साथ विशेष चर्चा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।